मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 2 रोज़ा कुल हिंद सेमिनार उर्दू नज़्म के नए रुझानात, जिसका कल इफ्तिताह मोहतरम जनाब शिनकाफ निज़ाम साहब, प्रोफेसर शाफ़िक़ अदवई साहब और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर त्रिवेदी साहब और साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी राव साहब ने किया था। आज के सुबह के 3 इजलास में आपने मुख्तलिफ हमारे मेहमानों से उनके मकाले सुने, सदारती कलमात से जिन लोगों ने नवाजा। अब ये आखिरी इजलास, क्या हम अपने मौजू के साथ इंसाफ कर पाए या कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आईं या कुछ चीज़ें हमसे छूट गईं। 1960 और 1980 के बाद की नज़्म ने बर्रे सग़ीर में किस तरह से अपने असरात को लोगों के सामने पेश किया, इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए इस आखिरी इजलास के सदारत के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर शाफ़िक़ अदवई साहब से, जिनका पहले इजलास में कीनोट एड्रेस था, कि वो तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा साहित्य अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी जनाब कुमार अनुपम साहब से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाए। पहले इजलास में मोहतरम आदिल रज़ा मंसूरी साहब, मैं समझता हूँ शायद फौजिया रबाब साहिबा और आदिल रज़ा मंसूरी साहब जितने शिरका हैं उनमें सबसे जूनियर थे, लेकिन दोनों के मकाले जिस तरह खालिद अलवी साहब ने फरमाया था और पहले इजलास के सदारत सादिक साहब फरमा रहे थे, तो मैं सादिक साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम सादिक साहब, कि इन दोनों हजरात ने अपने मकाले में, जैसा खालिद अलवी साहब ने फरमाया कि सारा शगुफ्ता की नज़मों को उन्होंने अपने मकाले में पेश करने के लिए लिखा था, लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पे नहीं पेश कर पाए। फौजिया ने वो शायद लिबर्टी ले ली और उन्होंने वो पेश कर दिया। लेकिन ये भी अच्छी बात हुई कि सारा शगुफ्ता पे गुफ्तगू हुई और एक कुछ नई चीज़ें सामने आईं। कुछ सवालात आदिल रज़ा मंसूरी ने भी खड़े किए थे और बाद में मैं समझता हूँ फ़ातमी साहब ने और खालिद अलवी साहब ने और राशिद अनवर राशिद साहब ने, उन तमाम लोगों ने उन सवालात के हवाले से आगे तक गुफ्तगू की। राशिद साहब, आपका मकाला भी बहुत अच्छा था और सैफ़ी सिरोंजी साहब, सर आगे आइए ना सैफ़ी साहब, सैफ़ी साहब, अरे वो
जी आप आगे। तो इन तमाम मकालों के हवाले से साहित्य अकेडमी, राजस्थान उर्दू अकादमी के साथ जो ये 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया, तो वो तो बाद में कुमार अनुपम साहब ये फरमाएंगे कि उनका तजर्बा कैसा रहा हम लोगों के साथ। सबसे पहले मैं ज़हमत देना चाहता हूँ शाफ़ी क़दवई साहब को कि वो इस 2 रोज़ा सेमिनार के बारे में और क्या क्या नई चीज़ें सामने आई और क्या आनी चाहिए थी उस पर बराए करम रोशनी। मौज़म साहब बहुत शुक्रिया। देखिए 2 दिन का जो सेमिनार यहाँ मुनक़िद हुआ, सादिक साहब यहाँ मौजूद है, काफ़ निज़ाम साहब, कुमार अनुपम ऐसा स्टेज पे मौजूद है। स्टेज के जो तरफ बैठे हैं दे आर इक्वली रिस्पेक्टेड। एंड अब ये जो 2 दिन का सेमिनार हुआ, मैंने पहले अर्ज़ किया था 1960 के बाद जो उर्दू नज़्म का कैसे इर्तिक़ा हुआ उसके बारे में इन्होंने एक सेमिनार किया था। अब उसके 20 साल के बाद उर्दू नज़्म की क्या पेशरफ्त है उसके जायज़े के लिए सेमिनार का इनेकाद किया। और इंडिविजुअल शायरों पे ज़ाहिर है इन्होंने मकाले नहीं रखे और ये कहा कि रुझानात को अपने अपने तौर पे लोग समझने की कोशिश करें ताकि मुख्तलिफ़ तरह के सवालात आपके सामने आए। खालिद अलवी साहब का मैं पेपर नहीं सुन पाया, मुझे बहुत अफसोस है, मैं कहीं गया हुआ था। तो और एक आध नुसरत जहाँ का भी शायद मैंने पेपर नहीं सुना, लेकिन और बाकी लोगों के मैंने मकाले सुने। देखिए इसमें 2-3 बातें हुई। एक तो पूरी जो फातमी साहब ने अपने जो सवालात उठाए, ज़ाहिर ख़ास नुक्ते नज़र से उन्होंने चीज़ों को देखा, उसमें बहुत वैलिड सवाल भी उठाए। लेकिन मुझे ये लगा कि ये सेमिनार था रुझानात के बारे में, यानी वो क्या क्या रुझानात थे जो हमारे सामने आए। अब ये नज़्म अच्छी है, बुरी है, ये रुझान कितना कवी है या किस तरह की चीज़ें थी, ये हमारे ख्याल में जो उन्वान था, अगर ये करता तो तनकीद देखिए अपने असली तज्ज़िये में रायज़नी भी होती है, लेकिन रायज़नी के अलावा भी आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उसको आपने बताने की कोशिश की गई। वो जो हावी मौज़ूआत हैं उस पर तमाम लोगों ने गुफ्तगू की। ज़ाहिर है मैं पहले दिन बहुत देर तक आप समा खराशी कर चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बातें जो कही गई हैं उसको दोबारा न दोहराया जाए। और जो बुनियादी आज उसके बाद जो मैंने आज सुबह के मकाले सुने जिसमें फातमी साहब ने बहुत नए तरह के सवालात भी उठाए, निसाइयत का मसला उठाया, तानिसियत का मसला उठाया, कोरोना से मुतालिक जो अदब लिखा गया उसके बारे में बात की। राशिद अनवर ने बहुत अच्छा पर्चा पढ़ा और उन्होंने सलाउद्दीन परवेज़ को बाद में, जब तक मैंने भी इत्तेफाक से उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सलाउद्दीन परवेज़ के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो बुनियादी इनके जो क़ज़ाया थे उसमें बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। आदिल मंसूरी ने जो अपना मकाला पढ़ा उसमें तरक्की पसंद जो नज़्म थी उसकी क्या बोतिक़ा थी, उसमें कैसी तब्दीली आई, माबाद जदीदियत, तो उसके बाद जो एक तरह का पोस्ट कॉलोनियल ज़माना जो हमारे सामने है उसको उसमें उन्होंने जो बुनियादी सवालात थे किस तरह से नज़्म में उसका इन्कास हो रहा है वो चीज़ें हमारे सामने आई। देखिए इस वक्त जो बुनियादी मसला है जिसकी तरफ सब लोग तवज्जो कर रहे हैं वो एक कोरोना का मसला है। देखिए अगर आप, मुझे लगता है जो 90% नज़में लिखी गई जिसका फातमी साहब ने जिक्र भी किया और उसके शदायत का बयान अगर आप जज्बाती अंदाज में करें कि आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, सब खाने कैद हैं, तो शायरी नहीं है। अब निज़ाम साहब की नज़्म का कल मैंने जिक्र किया कि सब समंदर है, अब समंदर है रियलिटी यू गो देयर एंड सी, तो ये पोइट्री नहीं है। पोइट्री तो तब होगी जब आप उसमें कोई वो बात कहें जो लोगों को पता ना हो। आपकी एक चीज़ लैंडमार्क है, अब यहाँ के जो किला है वो लैंडमार्क है। अब जोधपुर का मतलब अगर लैंडमार्क है तो आप वो देख लीजिए जाके, लेकिन उसका ह्यूमन एलिमेंट क्या है। जैसे इनकी नज़्म थी समंदर, अब समंदर में जो बहुत जितनी खसाइस है, लेकिन समंदर की असल जो कायनात की असल क्या है, तहकीक के अलावा एक संगीत है। तो जो संगीत को जो नज़्म करता है, जिस तरह से इनकी नज़्म खुली, वो मुझे लगा कि एक बिल्कुल नई चीज़ थी। अब कोरोना का देखिए मसला जो शदायत का बयान है, जैसे उर्दू में 90% नज़में जो लिखी गई और कहानियाँ लिखी गई उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बिल्कुल जज्बाती बयान है। वो तो आप ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा टीवी पे आप देख रहे हैं कैसे लोग ऑक्सीजन नहीं मिली, कैसे तड़प तड़प के मरे।
तो ये तो सामने की चीज़ है, तो शायरी कहाँ हुई। अब ये तो देखिए जो पुरानी एक नुक्ता नज़र था जिसको हम कहते थे डिवाइन पनिशमेंट है या नहीं है। अगर डिवाइन पनिशमेंट वबा है तो फिर इलाज का या किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके मुकाबले में जो स्पेनिश फ्लू आया था 1820 के आसपास, तो उसके बाद थॉमस मॉन की नॉवेल छपा था मैजिक माउंटेन, उसके बाद मार्केस का नॉवेल था लव इन टाइम ऑफ कॉलरा। तो उसने बताया कि साहब ये जो बीमारी हुई एपिडेमिक है, इसमें और लव में क्या मुमासलत है। तो उसने कहा इट इज़ अ लव सीकनेस। जैसे आइसोलेशन है, बीमार आदमी जो होता है एपिडेमिक होता है, उसमें भी आइसोलेशन है, फोर्स आइसोलेशन है, और जो लवर्स हैं उनको भी आइसोलेशन होता है और फोर्स भी होता है, और दोनों को अलग किया जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म बॉडी का बदलता है, और बीमारी में भी बदलता है और लव में भी बदलता है, उनके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बदलता है। तो बहुत से वो खसाइस हैं। फिर उन्होंने एक नई तरह की तख्लीक की, और ह्यूमन साइकी पे उसका क्या असर पड़ा स्पेनिश फ्लू का या कालरा का, वो दिखाया। अगर जो शदायत जो हो रहे हैं उसका बयान कर रहे हैं तो ये तो आप अखबार की रिपोर्ट है, इट इज़ नॉट पोएट्री एट ऑल। हमारे यहाँ हुआ ये कि जो हमारे वेबिनार और ये जो हमारे फेसबुक के जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने चीज़ों को ये इसी तरह से दिखाया। तो बड़ी नज़में मैंने कल खुर्शीद अकरम की नज़्म इसी वजह से पढ़ी थी कि देखिए उसमें उन्होंने जो नज़्म है कि ये बीमारी और शिफा और उसका पूरा एक तस्वुर था, उसको उन्होंने एक सबवर्ट किया। या शारिक कैफी की जो नज़्म है वो कह रहा लॉकआउट ख़त्म होने के बाद का दिन। देखिए लॉकआउट में यानी जब लॉकआउट हुआ कोरोना के ज़माने में, इंसान की जो लोग समझते हैं कि अज़ाब इलाही है, तो अज़ाब इलाही क्यों आया कि इंसान राह रास्त से भटक गया था। तो इंसान के अंदर की जो कमियां थी, जैसे 50 रुपए का सिलेंडर था वो 300 में बिका, 50,000 में बिका, और आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो कुव्वत थी वो कहीं ज़्यादा सामने आई उसके। लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने एक दूसरे की मदद भी बहुत की, तो मदद भी बहुत लोगों ने खाना बांटा, लोगों के काम आए, तो ये दोनों चीज़ें आई। अब वो लॉकआउट खत्म होने का दिन का जो है उसमें फिर 5 रुपए के लिए वो एक ताजिर जो आम जब लॉकआउट था तो लोगों को आटा बांट रहा था, तो 5 रुपए के लिए तकाजा करता है, उसको गालियां बकता है। तो इंसान का जो विकेटनेस है वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये जो कोरोना का जो पूरा एपिडेमिक का मसला है, इसका डिपिक्शन उर्दू पोइट्री में किस तरह हुआ, इसकी तरफ भी तवज्जो करने की ज़ाहिर हमारे बहुत से शोरा ने नज़में लिखी, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत थी और ये कोशिश की गई। यहाँ बहुत लोगों ने मकाले पढ़े। देखिए तानीसियत और निसाइयत का देखिए जो मसला है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए निसाइयत का, तानीसियत का, निसाइयत तो एक दूसरा इजहार है। तानीसियत का मतलब ये नहीं होता कि आपको घर में खाना ना पकाना पड़े। क्या तानीसियत है? मुझे तो लगता है कि ये सारी जो बहस है वो जेंडर से रिलेटेड है कि क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो जेंडर डिटरमिन करता है। मसलन अगर मैं मर्द हूँ तो बहुत करेजियस हूँ, औरत जो है वो उसकी सिफत क्या है? उसकी सिफत है प्यार, मोहब्बत, शफकत, ममता। ये सब इंसानी खूबियाँ हैं। मैं मर्द होने के बाद हो सकता है बहुत बुज़दिल हूँ। तो ये इंसानी खूबियाँ हैं या जेंडर स्पेसिफिक हैं? तो ये जेंडर जो है ये एक तरह का समाजी तश्कील है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये इसके कोई माने नहीं। तानीसियत का पूरा मसला ये, वो कहते हैं कि वो चीज़ जो आप मर्द को चाहिए, जो मर्द के जरिए आप मिस्टर कहते हैं और मिसेस कहते हैं, है ना, जब आप मिस्टर कहते हैं तो आप उसकी वो नहीं बता रहे हैं कि वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। जहां आप औरत का जिक्र किया, आपने कहा मिस या मिसेस कहा, तो आप ये जो मर्द के लिए मिस्टर न्यूट्रल वर्ड यूज कर रहे हैं, औरत के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं अंग्रेजी में ज़ाहिर है समवन हैज लेफ्ट हिज पेन ऑन द टेबल। अब समवन मे बी फीमेल, लेकिन आपने तय कर दिया कि नहीं साहब मर्द ही होगा। तो ये जो माशरा है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी उसने बनाया। औरत चाहती क्या? ये नहीं कि खाना ना पकाए या मदरहुड से इनकार करे, वो ये कहते हैं वो चीज़ें जो आपको लगता है जो औरत का जो डोमेन है, मर्द का डोमेन है, उसकी तरफ वही चीज़ें आप उसको दे जो मर्द को मिलती हैं। तो सारा शगुफ्ता का जहाँ इन्होंने हवाला दिया, सारा शगुफ्ता का दायरा पहला मजमू आंखें हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत लाउड तरह से चीज़ों को दिखाया। लेकिन वो जैसा जिक्र किया था सादिक साहब में तकरीर में, सेल्फ पिटी को इन्वाइट करता है। यानी औरत की इमेज क्या है? बुलबुल गिरफ्तार है, यानी हर तरफ से उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये एक पूरी आप उर्दू शायरी में देखें जो निसाई इजहार है, उसका मतलब यही है कि औरत को हर तरफ से दबाया जा रहा है, समाज में कुचला जा रहा है। ये भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत जज्बाती और रिकत अंगेज़ी का जिक्र है। तो ये जो सेमिनार था, इस लिहाज से फिर सैफी सरवंजी साहब ने भी पूरा जायज़ा लिया और बहुत सी
और मैं 2-3 लोगों का ज़ाहिर है मैंने मकाला नहीं सुना तो मैं इस पर इज़हार ख्याल नहीं कर सकता, लेकिन जो उमूमन जो मैंने देखा जिस तरह की ज़ाहिर है सेमिनार में अब रवायत ख़त्म हो गई है कि पेपर के बाद सवाल जवाब होते तो ज़ाहिर है ज़्यादा बातें सामने आती, लेकिन बहरहाल फिर भी जो उर्दू नज़्म का बुनियादी सवालात क्या हैं, हमारे अहद के क्या मसाइल हैं। अब देखिए इंसानी सरोकार तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि इंसानी सरोकार जब आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज से बड़ा कोई ह्यूमन फिनोमेना है नहीं। तो समाजी जब आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो समाजी सरोकार तो बिल्कुल सामने की चीज़ है, वो ज़रूर एक ह्यूमन, जो भी आप शायरी करते हैं उसमें कहीं ह्यूमन एलिमेंट ज़रूर होगा। तो ये जो सेमिनार था मुझे लगता है कि इस तरह का जो डिस्कोर्स कायम हुआ कि उर्दू नज़्म के बारे में, फिर नसरी नज़्म के में क्या तब्दीली आई, आज़ाद नज़में किस तरह से लिखी गई, और जो मौज़ूआत जो हमेशा से कहे जा रहे थे मौज़ूआत, उसमें किस तरह से नया एक डिस्कोर्स कायम हुआ, उस पर मुझे लगता है कि बहुत से सवालात उठाए गए और वो हमारे सामने आए। और मुझे लगता है कि अगर ये 2-3 पेपर ज़रूर इस पर हो जाते हैं उर्दू नज़्म के रुझानात, फिर जो हमारे नुमाइंदा शोरा हैं, चाहे अब वो नए लोग लिखते हैं, अब जो ज़ाहिर अख्तरुल ईमान हमारे सामने नहीं है, निदा फाजली नहीं है, बर्दाश्त कोमल नहीं है, या कुमार पाशी नहीं है, सब हमारे नज़्म के शहरियार नहीं है। उसके बाद की जो नज़्म हमारे सामने आई उसके इंडिविजुअल शायरों का भी मुताला होना चाहिए ताकि उसके हवाले से कुछ बात होती। जो मेजर पोइट्स हैं हमारे, सलाहुद्दीन परवेज़ पे ज़ाहिर जिक्र हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ज़ाहिर उर्दू तो दोनों जगह बोली जाती, तो पाकिस्तानी शोरा का भी कुछ जिक्र हुआ, लेकिन वो उनके जो नज़्म निगार हैं उनका जिक्र ज़ाहिर कम हुआ। लेकिन मुझे लगता है एक और जो नज़्म में जो तब्दीली आई, अभी नया मजमुआ शाये हुआ है इनका इफ्तिखार आरिफ का बाग़े गुले सुर्ख, तो उसमें भी अगर 70% शायरी देखें तो बहुत अक़ीदत की, फ़ेत की शायरी, मनक़बत है। नाते में उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक हावी रुझान ये भी है जो एक बहुत ख़ास तरह की मजहबियत है, एक सूडो रिलीजियोसिटी जिसको हम कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है और रिलीजनिज्म या रिलीजियोसिटी अलग है। तो ये कि सूडो रिलीजियोसिटी आपके सामने है भी, और कुछ लोगों की ज़ाहिर है फेल्ट भी होगा, लेकिन मुझे और नज़्म में एक तब्दीली नजर। देखिए इफ्तिखार आरिफ का ऐसा शायर और उनकी जो लफ्ज़ियात है उससे हम लोग सब वाकिफ़ हैं। उनके मिसरे अगर आप पढ़ें, एक नज़्म का तो हावी रुझान है जो एक बोलचाल की ज़बान है, जैसे जैन परमार के यहाँ या और बहुत से शायर हैं जिन्होंने जो बोलचाल के अल्फाज को भी इस्तेमाल किया। लेकिन जो मैं क्लासिकी रंग के शायर हैं उन्होंने भी मिसरे इस तरह से कहे जिसको स्पोकन वर्ड्स के कहते हैं। अभी उन्होंने किसी ने जिक्र किया, मुनीबुर रहमान साहब का जिक्र किया, राशिद ने गालिबन अपने परिचय में उनका नाम लिया। अब उनकी नज़्म है, ये चाबियों का गुच्छा जो मेज़ पर धरा है। आज का शायर कह के दिखा दे इस तरह का कोई मिसरा। स्पोकन वर्ड को किस तरह से शायरी बनाया जाता है। या इनकी नज़्म है शुगून, गालिबन बदशुगूनी उनकी नज़्म है इफ्तिखार आरिफ की, उसमें मिसरा आया है मगर अब दिन ही कितने रह गए। बिल्कुल फ़ारसी आमेज़ नज़्म है, उसमें बहुत से मिसरे हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं, लेकिन जो स्पोकन वर्ड है जिससे गुफ्तगू किसी जिसमें बरजस्तगी है, वो भी नई नज़्म जो है हमारी, जो अब जो तब्दीली आई है, चाहे आप शीनकाफ निज़ाम साहब की भी नज़में पढ़ें तो मिसरों के मिसरे आपको लगता है कि जैसे स्पीच पैटर्न है, जैसे एक स्पीच में जिस तरह की इमीडिएसी है, एक फर्स्ट हैंड रेपो हो जाता है कारी से, वो भी एक हावी रुझान है। अभी जो हम लोगों ने यहाँ सेमिनार में जिन लोगों ने बातें की, और वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि मौज़ूआत के टाइपोलॉजी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, मौज़ूआत में क्या तब्दीली आई, कैसे नए मौजू शामिल हुए, उसका ज़रूर जायज़ा लिया गया। और इस लिहाज से नज़्म को एक समझने की ये एक बहुत संजीदा कोशिश थी, और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तौर पर कुछ सवालात उठाए। और ज़ाहिर है सवाल तो एब्सोल्यूट होता है हमेशा, जवाब जब भी कोई देता है तो वो एक एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है, जो मुझे लगता है ये। लेकिन सवाल में एक एब्सोल्यूट होता है, मुतलकियत अगर किसी चीज़ में तो सवाल में। तो इस लिहाज से सेमिनार बहुत कामयाब था। चाहे कुमार अनुपम ने जो गुफ्तगू की उसमें भी बहुत से सवालात उठाए, सच क्या है, और शायरी के ज़रिए शायरी किस तरह के सच को कायम करती है। एक जो माशरती सच है, या आपका जो अंदरून में सच है, या आपको जो लगता, अभी मैं जिक्र कर रहा था ट्रुथ क्या है, व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाट इज टू बी शोन एज ट्रुथ। शायर क्या चाह रहा है, किस तरह के सच का इजहार करे, सच क्या है और सच का इजहार
कैसे जिसको सच्चा समझ रहा है, जो उसका इमोशनल ट्रुथ है, एक कॉन्क्रीट फैक्ट्स है, एक इमोशनल ट्रुथ है। तो शायरी जो है आज के ज़माने में जब हम इमोशनल ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, जो असली शायरी, अच्छी शायरी है, वो आपको जो असली ट्रुथ है, जो आपकी सोशल कंसर्न्स हैं, ह्यूमन कंसर्न्स हैं, उनकी तरफ तवज्जो आपकी मबजूल कराती है। तो इस लिहाज से मैं मुअज़्ज़म साहब को, शीन काफ निज़ाम साहब को, कुमार अनुपम को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम मकाला निगारों को, कि उन्होंने इस सिलसिले में बहुत अच्छे सवालात उठाए। कुछ सवालात उठाए, उसका जवाब भी अपने अपने तौर पर आप तलाश करें। देखिए, कोई एक नक़ाद का काम नहीं होता कि आपको जवाब दे, है ना। सवाल जो है वो सवाल उठाए, और अब हर आदमी अपने सवाल का, अपने जो भी उसके जहन में सवाल पैदा हो, उसका जवाब खुद तलाश करे। तख्लीकार भी तलाश करें। तख्लीकारों का देखिए मसला ये है कि नक़ाद की तारीफ़ उसी वक्त करते हैं जब आप, खालिद अलवी साहब बैठे हैं, ये मजमून लिखते हैं, उनको जो उनके दोस्त हैं, शायर हैं, वो देखते हैं कि इनका नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो ज़ाहिर है जो भी नक़ाद उसने जो मजमून लिखा उसके कोई माने नहीं है। तो ये हमारे तख्लीकार, चाहे जितनी बातें कहते रहे, नक़ादों को गालियाँ बकते रहते हैं, कहते रहते हैं ये तो नक़ाद तो फजूल का आदमी है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो फैली है। लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि नक़ाद सवाल उठाता है और जवाब आप तख्लीकार या आप हर एज़ अ कारी अपने सवाल खुद तलाश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बनाना ऐसा नहीं आपने बेगम की वजह से बता रहा हूँ, 2-3 बार कही बात। हम तो ये समझते थे तानीसे का मतलब खाना बनाना नहीं, औरत बना के बहुत बहुत शुक्रिया शाफिक क़िदवई साहब। मैं ज़हमत देना चाहता हूँ प्रोफेसर सादिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। ख़वातीन और हज़रात, इन 2 दिनों में, बल्कि 1.5 दिन कहना चाहिए, इसमें इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, और कि अब मज़ीद बातों के कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी चूँकि नाम पुकारा गया है, इसलिए मैं कहूँगा, और आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए ही हैं। इस कोरोना के हेड में एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये पाई कि मैं गुज़िश्ता 19-20 महीनों से अपने घर के अंदर मुक़य्यद था, और ऐसा महसूस कर रहा था घर की क़ैद में कि जैसे किसी ज़माने में आज़ादी से पहले कुछ लोगों को, हमारे लीडरों वगैरह को, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था, और उनके अपने घरों में नज़रबंद कर दिया जाता था। घरों के उनके मामूलात वैसे ही चलते थे, लेकिन घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते, बाहर के लोगों से कोई रब्ता नहीं कर सकते। तो लगभग वैसी ही कैफियत थी। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि घरों से बाहर जो रब्ता नहीं रखने का पहले था, अब ये मोबाइल ने वो ज़रूरत फराहम कर दी थी कि इस कोरोना के भी हम अपने घर के कमरे में मुक़य्यद रहते हुए भी हम हिंदुस्तान भर में और या बाहर जहाँ कहीं हमारे दोस्त हों, उनके साथ जो है हम गुफ्तगू शिनीत कर लेते थे, बातें कर लेते थे, यहाँ तक कि हंसी मजाक भी कर लेते थे, उसके मौक़े निकाल लेते थे। ये एक बड़ी बेहतर सी चीज़ रही। ख़ुद मेरे अपने घर के अंदर जो मैंने देखा कि मामूलात में जो तब्दीली आई, आप हजरात के वहाँ भी यकीनन इसी किस्म की तब्दीली आई होंगी, तो वो मैंने देखा कि बीवी जो है मेरी कॉलेज में पढ़ाती हैं और वो बेकार बिल्कुल, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है फिर ज़िंदगी अपने लिए रास्ता निकाल लेती है कुछ ना कुछ। वो कॉलेज से जो है इस किस्म का रास्ता निकाला गया कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाए। अब वो जो स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई होना चाहिए थी किसी तरह, ऑनलाइन क्लासेस चली, तो बीवी और बेटी हमारी उसमें मसरूफ़ हो गई। क्लास लेने के लिए फिर पढ़ना भी पड़ता था, तो दिन में पढ़ने करने गया, तो बिल्कुल जो बेकारी का मामला था वो नहीं रहने के उसमें एक कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो जो है जारी रहा। अच्छा, बेटे का काम जो है मेरे वो बिल्कुल ठप हो गया था एक तरीके से। वो उसकी कंपनी थी इसकी ट्रैवलिंग की, बाहर से वगैरह से लोगों के आने जाने के वो फराहम किया करता था,
और उसके ऑफिस की जो तनख्वाहें जो अपने स्टाफ वगैरह को देता था वो 2.5-3 लाख रुपए महीने की देता था। 2-3 महीने तो बर्दाश्त की, अब इनकम बिल्कुल नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि हवाई सर्विसेज बिल्कुल बंद थी, इनकम बिल्कुल नहीं हो रही है और ये मीटर जारी है, तो 1-2 महीने के बाद उसको बंद करना पड़ा। अब उन ख़ानदानों पे क्या गुजरी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी तरीके से हर एक पर कुछ ना कुछ गुजरी है। और ये सब कोरोना के उसमें हुए कुछ नई चीज़ों से जो है रूशनास कराया उसने। यहाँ तक कि छोटे जो बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी पोती, मेरी नवासी, उन लोगों को भी पार्क में नहीं जा सकते बच्चे, स्कूल्स जो है वो नहीं जा सकते, तो उनको फिर घर में ही रहना और घर में ही फराहम करना। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने कहा ज़िंदगी अपना रास्ता निकाल लेती है। ऑनलाइन बच्चियों की क्लासेस भी शुरू हो गई, तो माँ बाप को भी मसरूफ़ होना पड़ा उनके साथ। ये बड़ी दिलचस्प बात हुई। और इन सब हालात के बीच जिस नज़रबंदी के जो 19-20 महीने गुजारे मैंने, उसके बाद जब मुअज़्ज़म साहब का और इनका साहित्य अकेडमी से अनुपम जी का, राव साहब का जो दावतनामा मिला यहाँ आने के, तो मैंने कहा तो फ़ौरन जाना चाहिए। एक ऐसा गोल्डन चांस मिल रहा है मुझे घर से बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का, और जो है मैंने आओ देखा ना ताओ और यहाँ जो है आने का प्लान कर लिया मैंने। अब जो है भी यहाँ आया मैं, तो आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर से निकलने के बाद एक ऐसी 1.5-2 दिन जिस तरीके से गुजरे हैं, तो इसमें मैं बेहद के कई दोस्तों से जो मुख्तलिफ़ मकामात पे थे जिनसे मैं मिल नहीं सकता था, उन सब से मिलने का इस सेमिनार ने मुझे मौका फराहम किया। और दूसरी चीज़ शेर व अदब की बातें करने का और इज़हार ख़याल करने का, दूसरों को सुनने का, ये जो सारे मौके मिले, तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी की तरफ फिर लौट आया हूँ अदब के वसीले से। अदब का यही काम है, ज़िंदगी का भी काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत अच्छा। इससे मुख्तसर तो फिर हो ही नहीं सकता, इससे मुख्तसर तो हो ही नहीं सकता। हजरत ये थे जनाब डॉक्टर सादिक साहब। इससे कबल के मैं शिनकाफ निज़ाम साहब को ज़हमत दूँ, मैं इल्तमास करूँगा जनाब कुमार अनुपम साहब से, आप डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से इस सेमिनार में हैं, आप एक अच्छे और बड़े स्कॉलर की हैसियत से इस सेमिनार में हैं, हिंदी के एक आला कवि की हैसियत से इस सेमिनार में हैं। आपने 2 दिन में उर्दू वालों के बीच रहकर जोधपुर में क्या महसूस किया, क्या खोया और क्या पाया? आ जाइए। यहाँ बताइएगा, खोया मैं दिल्ली आऊँ तो बता देना। वही बता दो, खोया ज़्यादा बता दो तो बाकी ढूंढ लें। बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब। 2 दिन निश्चित तौर पे ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास गुजरे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी सादिक साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी बातचीत सुनने का मौका मिला। हम जो नए लिखने वाले हैं, आप जैसे बड़े लोगों के साथ ही उठ बैठ करके थोड़ी तमीज़ पाते हैं। और उर्दू में तो इतना इसकी एक बड़ी परंपरा है, और आप जैसे निज़ाम साहब जिस मंच पे हों, उस मंच पे बराबर बैठने की किसकी औकात, और मेरे जैसे बच्चे की क्या औकात, ऐसे कदमों में बैठ करके अगर 2 लफ्ज़ भी हम सीख जाते हैं तो हमारी तो ज़िंदगी जैसे बन जाए। तो मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पे प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, सादिक साहब, आदरणीय शाफिक अदवई जी, फातमी साहब, सैफ़ी साहब, आदरणीय अनवर साहब, आदिल रज़ा मंसूरी, नुसरत जी, फौजिया, रबाब, सबको सुन सुन के मैं कुछ ना कुछ नया ही सीख रहा था। और कुछ बातें सेमिनार में हुई, कुछ बातें सेमिनार के दरवाज़ों से बाहर भी हुई। उन लोगों से भी बातचीत करके जो हम लोग समृद्ध हुए हैं, वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत काम का है, और अकादमी के लिए इसलिए क्योंकि मुअज़्ज़म साहब के इस जो इन्होंने मुझे मौका अता फ़रमाया, और आदरणीय शिनकाफ निज़ाम साहब ने जब इसे जोधपुर में करने का हमें मौका दिया, तो इससे अकादमी का भी नाम बढ़ा है, उसका भी काम यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये अकादमी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है।
चूँकि बात ये भी हुई है कि जो यहाँ पे आलेख पढ़े गए हैं उनको फिर किताब शक्ल में हम छापना भी चाहेंगे, जिससे कि ये जो यहाँ पे बातचीत हुई है वो दूसरी जगहों तक भी पहुँच सके। हालांकि कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि सोशल माध्यमों के माध्यम ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसको बाद में फिर वहाँ पे प्रसारित भी किया जाएगा। लेकिन अगर किताब शक्ल में चीज़ें आती हैं और आप सबका सहयोग मिलता है, समय पर हमको सब आप अपने व्यवस्थित करके लेख उपलब्ध करा दें, तो हम इसे प्रकाशित करना चाहेंगे। मैं पुनः राजस्थान उर्दू अकादमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के आदरणीय संयोजक प्रोफेसर शीन काफ निज़ाम साहब का भी बहुत आदर व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और सबको सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और आप लोग जो इतने धैर्य से और सुनने आए, आप सबके लिए भी यहाँ के मीडिया कर्मियों का बहुत आभार, क्योंकि आप सबके बदौलत ही हमारी ये बातें जन जन तक पहुँच पाती हैं। मैं सभी साहित्य प्रेमियों और साहित्य के पसंद करने वाले मीडिया कर्मियों का भी शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।